हमेशा की तरह आपके समक्ष एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इतने दिनों से हम बातें कर रहे हैं तो बहुत सारे आपकी तरफ से फीडबैक आते हैं, आपकी तरफ से प्रश्न आते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं ये बात होती है कि डॉक्टर साहब, मधुमेह की दवा कब तक खानी होगी। जब मैं उनको कहता हूँ कि ये दवा तो आपको हमेशा खानी होगी, क्योंकि मधुमेह का इलाज पैमानों को प्राप्त करने में होता है, जैसा खाली पेट शुगर 100, भरे पेट 180 के अंदर, और 3 महीने का एवरेज शुगर लगभग 7%। और इस पैमाने को प्राप्त करने के लिए अगर ये बगैर दवा से हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, जो कि ऐसा नहीं होता। इसलिए हमें हमेशा दवा या इंसुलिन या दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो लोगों के मन में हमेशा आता है कि डॉक्टर साहब, इन दवाओं से, इतनी सारी दवाइयाँ आजकल डॉक्टर लिख देते हैं, 1 गोली, 2 गोली, 3 गोली, 4 गोली, कुछ लोग 5-5 गोलियाँ खा रहे हैं। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि इंसुलिन के लिए मना किसने किया। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें किसी भी तरीके से आपकी शुगर नॉर्मल करनी है, और एक क्वालिफाइड डॉक्टर आपको ऐसी कोई भी दवा का मिश्रण नहीं देगा जिससे आपको नुकसान होगा। फिर भी एक दबाव रहता है कि हमें इंसुलिन नहीं लेना है, तो दवाइयाँ लिखी जाती हैं, और वो दवाइयाँ गलत नहीं लिखी जाती, सही तरीके से उनका मिलान किया जाता है। और एक समझदार डॉक्टर आपको कभी भी गलत दवा नहीं लिख सकता। तो दवा से केवल खुशियाँ आएंगी, दवा से नुकसान नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसी विषय पे चर्चा की जाए, और बिंदुवार सारी एक एक दवाओं के बारे में बात की जाए। कुछ लोग कहते हैं कि दवाइयाँ गर्म हो गई, गर्म कर रही हैं। तब हमें हमेशा हम कहते हैं कि देखिए, मैं जब भी दवा लिखता हूँ तो मैं अपने मरीजों को 3 चीज़ें सिखाता हूँ कि ठंडा पसीना, घबराहट, थरथराहट, कपकपी हो तो तुरंत मीठा खाइए। उस समय मीठा के परहेज़ नहीं करना है, उस समय मीठा दवाई होगी, क्योंकि ये शक्कर कम होने के लक्षण है। तो मधुमेह की दवा का काम क्या है? मधुमेह की दवा का काम है शक्कर नीचे लाना। पर क्योंकि आज की जो दवाइयाँ उपलब्ध है वो इतनी स्मार्ट दवाइयाँ नहीं है। वो स्मार्ट दवाई का मतलब, भविष्य में हम चाहते हैं कि ऐसी दवा बने जो आपके शरीर के शक्कर के अनुरूप असर दिखाए। कि अभी मरीज की शक्कर 80-85 हो गई है तो अभी असर नहीं दिखाना है, नहीं तो शुगर कम हो जाएगा। ऐसी दवा बनाने की चेष्टा सभी कर रहे हैं, और शायद हो सकता है जब भी हम ख्वाब देखते हैं तो भविष्य में पूरे होते हैं। तो वैसी ही बात इस पे लागू होती है। पर वर्तमान में हमें स्मार्ट बनना होगा। हम कैसे स्मार्ट बन सकते हैं? पहले विषय चालू करने से पहले मैं ये कहूँगा कि आप खान पान पे ध्यान दीजिए, समय समय पे खाइए। अगर दवाइयाँ ज़्यादा चल रही हैं, इंसुलिन चल रहा है, इंसुलिन 2 बार 3 बार, कुछ मरीजों को 4-4 बार चलता है, तो उनको नियमित समय पे एक सीमित दायरे में खाना खाते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दवाइयाँ, जैसे मैंने आपको बताया ना, कि ये दवाइयाँ आपको, इनका एक ही काम है, अगर तीर निकल गया तो निशाने पे लगेगा। उनका एक ही काम है, शक्कर कम करना। इसलिए जब भी अपन दवा लें तो हमें बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि दवा खाते हुए उपवास नहीं करना है, इंसुलिन लगाते समय भूखा नहीं रहना है, नियमित समय समय पे खाना है, और आपका काबिल डॉक्टर आपको इस बारे में बिल्कुल नियम से बताएगा। तो जो सबसे पहला नुकसान मधुमेह की दवा शुगर कम करने के लिए दी जाती है, तो शुगर लो होना ही सबसे बड़ा नुकसान है। इसीलिए जब भी ऐसा हो तो मेरे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट निर्देश रहते हैं कि आप मीठा खाइए। अब चलिए हम ऐसा करते हैं कि अब हम बिंदुवार सभी प्रचलित दवाओं के बारे में बात करते हैं। तो मधुमेह की दवाओं के बारे में बात करेंगे तो शुरुआत होगी हमेशा मेटफॉर्मिन से। 1930-40 के बीच में जब ये दवा यूज़ में आई, तब इसकी शुरुआती दौर की दवाओं से कुछ लिवर को नुकसान था, कुछ ऐसा लैक्टिक एसिडोसिस, जो शरीर में लैक्टिक एसिड बढ़ जाने के कारण परेशानी होती थी, तो उसके कारण जो फेनफॉर्मिन नाम की दवा चली गई, वो आ नहीं पाई। उसके बाद आया मेटफॉर्मिन। तो मेटफॉर्मिन की दवा जब से आई, पर फेनफॉर्मिन ने जो माहौल बनाया था, वो माहौल आज इतने सालों के बाद भी बहुत अच्छे से हट नहीं पाया। आज भी हमको डर लगता है कि ये मेटफॉर्मिन की दवा कहीं लैक्टिक एसिडोसिस ना कर दे, कहीं गुर्दे में खराबी ना आ जाए, कहीं लिवर फेलियर या हार्ट फेलियर वाले मरीजों में नुकसान ना कर दे। जबकि सच्चाई ये है कि इस मेटफॉर्मिन को अपनाने वाला सबसे पहला देश हमारा भारत था। अमेरिका में जब भारत में लगातार प्रयोग होते रहे और इस दवा का उपयोग बहुत
सफलतापूर्वक होने लगा तो 1995 के बाद अमेरिका के एफडीए ने भी उसको अप्रूवल दिया। तो देखिए कई मामलों में मधुमेह में हमने उनको सिखाया है कि कैसे करना चाहिए। तो मेटफॉर्मिन की दवा में सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है? देखिए सबसे बड़ी परेशानी जनता के बीच में मेटफॉर्मिन की दवा का डोज से आती है, क्योंकि ये देखिए कई हमारी गोलियां होती हैं जो 1 मिलीग्राम 2 मिलीग्राम 3 मिलीग्राम से उनका डोज चालू होता है, उसकी वो पोटेंसी पर निर्भर करता है। पर मेटफॉर्मिन की दवा ऐसी है कि जिसका डोज होता है 500 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम, 2000 मिलीग्राम, कुछ लोग 3000 मिलीग्राम तक देते हैं। तो 3 ग्राम की दवा देखकर मरीज घबरा जाता है कि आप तो हमें बहुत बड़ा डोज दे रहे हैं। कुछ मरीज तो ये भी बोल देते हैं डॉक्टर साहब ये वेटनरी डोज जैसा लग रहा है, बड़ा हैवी डोज है। क्योंकि होता है ना जानवरों की जो मेडिसिन होती है उनमें डोज ज़्यादा होता है कि जानवरों का साइज बड़ा होता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस दवा की शुरुआत ही 500 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम और 2000 मिलीग्राम तक जाती है। तो कोई भी डॉक्टर आपको ऐसा लिखे, अभी परसों ही बात है कि मरीज का बच्चा ही बोल रहा था कि डॉक्टर साहब सब कुछ अच्छा है, शुगर अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं है, पर हमारे डॉक्टर साहब ने ये 1000 मिलीग्राम की गोली दिन में 2 बार लिख दी है और मैं बड़ा चिंतित हूँ कि ये गोली इतने ज़्यादा पावर में रहेगी तो पिताजी को नुकसान पहुँचा सकती है, उनके गुर्दे खराब हो सकते हैं और बाकी तकलीफ होगी। तो ये एक अवधारणा है, इसमें डरना नहीं चाहिए। तो मैं मरीजों को हमेशा कहता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी तकलीफ बताने की है और दवा लिखने की जिम्मेदारी आपके डॉक्टर की है, क्योंकि आप डॉक्टर का चुनाव स्वयं करते हैं। ये हमारे देश की खूबसूरती है कि हम डॉक्टर का भी चुनाव कर सकते हैं। तो इस चुनाव को कर लिया, उसके बाद मेटफॉर्मिन की गोली अगर 500, 1000, 2000 पावर में लिखा तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी परेशानी क्या होती है कि मेटफॉर्मिन की दवा कुछ लोगों को सहन नहीं होती, तो उनके पेट में जलन होने लगती है, पेट भरा भरा लगने लगता है, कुछ लोगों को उल्टी जैसे लगने लगता है और कुछ लोगों को दस्त भी होने लगते हैं। तो पर प्रायः जब भी हम दवा चालू करते हैं तो 2-4-5 दिन में ये तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। पर जिन मरीजों में ये तकलीफ़ें दूर नहीं होती उनमें हम मात्रा कम करते हैं। ये दवा का इफ़ेक्ट है, इसको आप ये ना समझें कि मुझे ये दवा सूट नहीं करती, ये सभी को किसी को भी हो सकता है। थोड़ी सी मात्रा में जब भी हम दवा चालू करते हैं तो शुरुआत के हफ्ते में मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब बिल्कुल भूख नहीं लग रही, खाना बहुत कम हो गया, पेट भरा भरा लगने लगा। ये सारे मेटफॉर्मिन के इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती तो हम दवा चलने देते हैं और जैसे समय के साथ मरीज को ये सहन होने लगता है तो आगे उसको बहुत उसके फ़ायदे होते हैं, क्योंकि मेटफॉर्मिन बहुत ही गुणकारी दवा है। 60 साल से ज़्यादा समय हो गया तो अब सबसे ज़्यादा बोलेंगे तो आप सबसे ज़्यादा वृद्ध दवा है, और घर का सबसे ज़्यादा वृद्ध सदस्य जो होता है वो सबसे ज़्यादा अनुभवी और सबसे ज़्यादा होशियार होता है। वैसे ही मेटफॉर्मिन के साथ है। एक समय था किडनी का इन्वॉल्वमेंट होता था तो हम मेटफॉर्मिन की डोज कम करने लगते थे, पर आजकल बहुत एडवांस किडनी डिजीज़ में भी मेटफॉर्मिन सीमित मात्रा में दी जा रही है। तो ये हर तरीके से एक सेफ दवा है। प्रायः हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभार हम परिपाटी को मानते हैं, इसलिए ऑपरेशन वगैरह कराते हैं तो उसके 48 घंटे पहले हम मेटफॉर्मिन बंद कर देते हैं। पर बहुत जगह अगर बंद नहीं भी होती है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अब मेटफॉर्मिन के बाद अगर नंबर आता है तो सबसे पहले नंबर आता है सल्फोनिल यूरियाज नाम की दवा। आपने देखा होगा, आपको डॉक्टर लिखते हैं ग्लिमिपेराइड, ग्लिबेनक्लामाइड, ग्लिक्लाजाइड, इस तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो कि 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, या अगर ग्लिक्लाजाइड है तो 40 मिलीग्राम, 80 मिलीग्राम, 60 मिलीग्राम ऐसे डोजेज में उपलब्ध है। तो ये जो दवाइयाँ हैं ये दवाइयाँ भी हमारे इलाज की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि इन दवाओं का काम जो है सल्फोनिल यूरिया का, मेटफॉर्मिन का काम तो ऐसा था कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता था, पर सल्फोनिल यूरिया क्या करता है कि आपके पैंक्रियाज की ग्रंथि को, अगर उसको घोड़ा मान लिया जाए तो उसको दौड़ने के लिए मजबूर करता है। तो अगर घोड़ा दौड़ेगा तो ज़्यादा इंसुलिन बनेगा, और ज़्यादा इंसुलिन बनेगा तो असर भी आएगा, क्योंकि डायबिटीज़ में इंसुलिन की कमी भी रहती है, इंसुलिन की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। तो इन्हीं चीज़ों को जोड़ के हम ये काम कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमें देखना चाहिए। और तो अब बात आती है कि सल्फोनिल यूरिया से नुकसान क्या हो सकता है। सल्फोनिल यूरिया से नुकसान हो सकता है, सबसे बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि शुगर कम होना, क्योंकि वो दवा एक ताकतवर दवा है। जब ताकतवर दवा हम लेते हैं
तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि वो सही मात्रा में हो, सही मात्रा में हो और नुकसान ना करे। इसी का ध्यान रखते हुए हमें आपके डॉक्टर पे विश्वास करते हुए वो जो डोज बताएं उसको लेना चाहिए। और जब भी ऐसा लगता है कि हाँ ये दवा सहन नहीं हो रही, ये शुगर लो हो रहा है, तो सबसे पहले उस समय हमें मीठा खाना होता है। और जब हम मीठा ले लेते हैं और आराम मिल जाता है, तो हमें अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करना चाहिए और उस अपॉइंटमेंट के अनुरूप ही आगे काम करना चाहिए। तो इन्हीं बातों को देखते हुए सल्फोनिलूरिया के बारे में बात हो गई। अब बात आती है, आपने बहुत सारी दवाइयाँ देखी होंगी जो आजकल लिखी जाती है ना, DPP4 इनहिबिटर, ये बहुत सारे नाम से उपलब्ध है, सीटाग्लिप्टिन, टेनालीग्लिप्टिन, इस तरह के नामों से ये उपलब्ध है। तो ये जो दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ जो हैं, ये एक समय के हिसाब से नई दवा थी। आजकल तो 10-12 साल हो गए। शुरू में जब ये दवाइयाँ आई तो लोगों ने नाना प्रकार के प्रश्न उठाए कि भाई इससे पैंक्रेटाइटिस हो सकता है, इससे दूसरी परेशानियाँ हो सकती हैं, ये सेफ नहीं है। पर मैंने आपके लिए इस जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूं कि जितनी भी नई दवा आ रही है मधुमेह की, सभी दवा 3 प्रकार की चीज़ों में बिल्कुल ध्यान रख रही है। एक तो शुगर लो होने की संभावना उनमें कम है। दूसरा, वो शुगर के अलावा शुगर के दूसरे इफेक्ट्स, मधुमेह के दौरान होने वाले दूसरे इफेक्ट्स जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस, मोटापा और बाकी सब चीज़ों में भी अंतर लाती है। तो ये DP4 इनहिबिटर जो सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, टेनालीग्लिप्टिन सब एक जैसे ही हैं। तो ये जो उपलब्ध हैं, ये जो दवाइयाँ हैं, ये शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ाती हैं। और जब शरीर में ये इंसुलिन की मात्रा बढ़ाती हैं तो हमें इंसुलिन की आवश्यकता कम हो जाती है और शुगर कंट्रोल होने लगता है। ये जो दवा है, ये दवा वजन नहीं बढ़ाती, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि मेटफॉर्मिन से भी वजन कम होता है। पर हालांकि लोग कहते हैं कि मेटफॉर्मिन वेट न्यूट्रल ड्रग है, पर ये ड्रग वेट न्यूट्रल है, DP4 इनहिबिटर, और इससे वजन नहीं बढ़ता। तो हमें बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे पेशेंट्स में जैसे ही हम शुगर नॉर्मल करते हैं तो शरीर फलने फूलने लगता है, वजन बढ़ने लगता है। तो इसीलिए ये दवा इस तरह से आई है। अब बात आती है कि एक दवा के बारे में भी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, फिर एक समय आया उस दवा पे बैन लग गया, फिर अब दोबारा वो दवा हम लिखने लगे, जिसका नाम है पायोग्लिटाजोन। पायोग्लिटाजोन की परिवार की एक और दवा थी रोसिग्लिटाजोन, जिसके बारे में एक समय अचानक से शोध हुआ और ये बताया गया कि इस दवा से कार्डियोवैस्कुलर साइड इफ़ेक्ट्स और मौतें बहुत होती हैं। तो वो एक थोड़ा सा मैं कहूँगा कि अधपका ज्ञान था, पर इसके कारण पूरी दुनिया में तहलका मच गया और दवा पीछे चली गई, जबकि हिंदुस्तान में बहुत अच्छे से प्रयोग की जा रही थी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे। फिर क्या हुआ कि कुछ शोधों में आया कि इस दवा से ब्लैडर का कैंसर हो सकता है, पेशाब की थैली का कैंसर। तो पेशाब की थैली के कैंसर में ये देखा गया कि नहीं, बहुत ही हाई डोज में जिनको दिया गया उनमें से कुछ लोगों को हुआ। फिर सर्वे किया गया तो देखा गया कि इंडिया में तो 15 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम से ज़्यादा कोई लिखता ही नहीं। तो फिर ये बात धीरे धीरे आई गई हो गई, और आज पायोग्लिटाजोन, क्योंकि एक सस्ती और बहुत अच्छी दवा है, बहुत कारगर दवा है, बहुत से मरीजों को इस दवा का इतना फ़ायदा है कि लंबे समय तक उनको किसी भी प्रकार की दवा में परिवर्तन नहीं करना पड़ता। तो ये जो परिवर्तन पायोग्लिटाजोन के लगाने से हुआ है, ये अभूतपूर्व है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सस्ती दवा है, कहाँ नहीं देनी चाहिए। वो पूछेंगे आप जरूर कि इसके साइड इफेक्ट। देखिए, किसी को हृदय रोग हो और हार्ट के पंपिंग एक्शन कम हो, आपने देखा होगा इकोकार्डियोग्राफी की जांच होती है, उसमें इजेक्शन फ्रैक्शन लिख के आता है। तो जहाँ इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो वहाँ पे हम नहीं देते, क्योंकि पायोग्लिटाजोन शरीर में पानी बढ़ाती है, और कौन सी जगह नहीं देना चाहिए। दूसरा ये हो सकता है कि अगर जो वृद्ध लोग हैं, जो काफ़ी एल्डरली हैं, जिनकी हड्डियां कमज़ोर हैं, जिन्हें ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी है, उनको नहीं देना चाहिए। किसी को अगर पीलिया है, लिवर फंक्शंस काफ़ी ख़राब हैं, वहाँ नहीं देनी चाहिए। और बहुत ही ज़्यादा बोले तो ये बात आती है कि इनको ब्लैडर कैंसर है, वहाँ मत दीजिए। हालांकि ब्लैडर कैंसर में इसके बारे में ये बता दिया गया है कि इससे ब्लैडर कैंसर नहीं होता। अब बहुत बड़े बड़े शोध हैं, जापानी शोध है बहुत, क्योंकि जापानीज डाटा को बहुत अच्छा डेटा माना जाता है। उनके शोध करने के तरीके को, पूरी प्रतिष्ठा जो है उनकी पूरी दुनिया में है। लोग पूछना चाह रहे हैं कि मैं
डॉक्टर साहब मैं एम्पाग्लिफ्लोजिन, डापाग्लिफ्लोजिन, रेमोग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन इस तरह की दवाओं पे हूँ, तो क्या फ़ायदे हैं इन दवाओं के, क्या नुकसान हैं इन दवाओं के? डॉक्टर साहब इस दवा को मैंने चालू किया तो मेरे पेशाब में जलन होने लगी, मुझे पेशाब के रास्ते खुजली जैसा होने लगा। हाँ ये सच है कि जब भी हम डापाग्लिफ्लोजिन या इस तरह की दवा लिखते हैं तो हमेशा मरीज़ से पूछते हैं, मेरे बहुत मरीजों को ये बिल्कुल अभी बात बिल्कुल रिकलेक्ट करेगी कि डॉक्टर साहब ने पूछा था कि पेशाब के रास्ते जलन तो नहीं है, खुजली तो नहीं है। तो इस परिस्थिति में हम ये दवा नहीं देते, और ये छोटा सा इसका साइड इफ़ेक्ट है क्योंकि ये दवा पेशाब के रास्ते शक्कर निकालने लगती है। पेशाब के रास्ते शक्कर निकालेंगे, अगर पेशाब के रास्ते कोई इन्फेक्शन है, कीटाणु है, तो वो फलने फूलने लगता है। पर आज तक कोई बहुत बड़े साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे हैं। पर हाँ, इस दवा को देने के बहुत ही फिक्स इंडिकेशंस हैं, इस दवा को देने के तरीके हैं जो कि आपके विशेषज्ञ को बिल्कुल अच्छे तरह से आने ही चाहिए, और ये प्रायः आते भी हैं। पर ये दवा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये दवा केवल शुगर कंट्रोल नहीं करती, ये शुगर के जो दूसरे शत्रु हैं जैसे वजन बढ़ना, वजन कम करती है, हृदय में नुकसान होना, हृदय रोग कम करती है, हृदय रोग से होने वाली मौतें कम करती है, हार्ट फेलियर होना, हार्ट फेलियर का अभी आपको आश्चर्य होगा कि जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनके इलाज में भी, हार्ट फेलियर के इलाज में ये दवा अब एक दवा के तौर पे मानी गई। तो मैंने नॉन डायबिटिक, जिनको डायबिटीज़ मधुमेह नहीं है उनको भी ये दवा दी जा रही है, जिनकी किडनी खराब होने लगी उनको भी ये दवा दी जा रही है, और डायबिटीज़ नहीं है उनको भी इलाज के तौर पे किडनी डिजीज़ का आगे जो प्रोग्रेशन होगा वो रोकने के लिए ये दवा दी जा रही है। तो ये मधुमेह के लिए रोगियों को तो दी ही जानी चाहिए, अगर उन्हें पेशाब के रास्ते जलन, खुजली इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स ना हो तो उनके लिए ये सबसे अच्छी दवा है। कुछ ध्यान रखना पड़ता है कि शरीर में पानी कम ना हो, शरीर में बाकी समस्या ना हो, इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना पड़ता है। पर यह दवा आज की डेट में मैं ये कहूँगा साइंस का चमत्कार है, और इसके कई सारे उपयोग, नित नए उपयोग आते जा रहे हैं। तो बताइए, हमने एक दवा क्या बनाई और एक दवा का एक पंथ और 100 काज हो रहे हैं। कारण एक था कि बनाया गया था शुगर कम करने के लिए, और आज वो हृदय रोग भी रोक रही है, गुर्दा खराब होने से भी रोक रही है, वजन कम कर रही है, और मधुमेह से होने वाले दूसरे अन्य साइड इफ़ेक्ट्स, दूसरे अन्य बीमारियां उनको भी नियंत्रित कर रही है। कई बार बड़ा मज़ेदार हो जाता है कि जब हम ये दवा चालू करते हैं और लैब वालों से मरीज पेशाब की जांच करा लेते हैं, और फिर हड़बड़ाते हुए मरीज आते हैं, पूछो क्या हो गया क्या हो गया, सब शक्कर बढ़ी है। खून की शक्कर पूछो तो खाली पेट 100, भरे पेट 150। तो डॉक्टर को पूछना होता है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, आप घबरा क्यों रहे हो? डॉक्टर साहब मेरे पेशाब में शक्कर आने लगी। तो दर्शकों, ये दवा जो है पेशाब के रास्ते शक्कर बढ़ा के ही काम करती है। तो ये शक्कर, यहाँ जो शक्कर आना, ये बीमारी के लक्षण नहीं है, ये इलाज के लक्षण है, अच्छे इलाज के लक्षण। तो ये दवा जब भी खाएंगे तो पेशाब के रास्ते आपकी शक्कर तो आनी ही आनी है, और यूरिन में अगर आप शुगर की जांच करेंगे तो वो स्ट्रांगली पॉजिटिव आएगा। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ये तो होता ही है जब भी हम इस प्रकार की दवा देते हैं। DPP4 इनहिबिटर की बात हो गई, SGLT2 इनहिबिटर की बात हो गई, पायोग्लिटाजोन की बात हो गई, हमने बात सल्फोनिल यूरियास की भी कर ली। ये सब मुख्य दवाइयाँ हैं। एक आती है आपको दवा वोग्लिबोस नाम की दवा आती है, एक कार्बोज आती है, मिग्लिटॉल आती है। ये दवा प्रायः क्या होता है कि हमारे जो खान पान में 90% खाने का भाग कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये दवा उनके लिए अच्छी है जो जिनका खान पान में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। तो भारत के मरीजों में तो कार्बोहाइड्रेट खान पान में ज़्यादा है ही। तो ये दवा क्या करती है कि इसको खाने के पहले कौर के साथ लेना पड़ता है, विद द फर्स्ट बाइट ऑफ मील। तो ये क्या करेगी, आपकी आंतड़ियों में जाएगी, खून में नहीं आने वाली, आंतड़ियों में जाएगी। वहाँ पे ये जो अपना मिक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे स्टार्च है, ये टूटता है, फिर ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनता है तो फिर शरीर में खून में आता है। इस प्रक्रिया को ये दवा डिलेट कर देती है, इस प्रक्रिया को लंबी कर देती है। तो क्या होता है कि ये जो टूटना होता है कार्बोहाइड्रेट का आपस में, मिक्स कार्बोहाइड्रेट का सिंपल कार्बोहाइड्रेट में, ये बहुत देरी से होने लगता है, यह नहीं होता। तो इसके कारण क्या होता है कि शक्कर नहीं बढ़ती। ये भी एक तरह की बड़ी सेफ दवा है। इससे कुछ, कई बार बस ये इस दवा पे जब भी मरीज जाते हैं तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप वोग्लिबोस, इकारबोस इस तरह की दवा ले रहे हैं
और मान लीजिए आपका शुगर लो हो जाता है, तो जो अपनी टेबल शुगर है, जो हाउस शुगर है, जो अपन चीनी उपयोग करते हैं, वो उस समय नहीं लेना चाहिए, उस समय ग्लूकोज लेना चाहिए। क्योंकि चीनी जो है वो ग्लूकोज नहीं है, चीनी जो है उसमें मिक्स्ड कार्बोहाइड्रेट है, तो वो टूटेगा नहीं, तो शरीर को जो उस समय तो तुरंत ग्लूकोज चाहिए, इसलिए ग्लूकोज का पाउडर लेना उस समय सबसे अच्छा रहता है। तो इस तरह की दवा वालों को हमेशा ध्यान रखिएगा। साइड इफेक्ट में कुछ लोगों को गैस जैसा लगता है, पेट फूले जैसा लगता है, तो ये जो साइड इफेक्ट है इतने बड़े साइड इफेक्ट नहीं है। पर क्या होता है कि जब हम डॉक्टर के पास इलाज के लिए आते हैं तो हम इफेक्ट की चिंता करते हैं, पर जैसे ही अच्छा इफेक्ट आ जाता है तो साइड इफेक्ट्स की प्राथमिकता इतनी बढ़ जाती है कि हम अपने जो बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं उसको थोड़ा रचने बसने नहीं देते, समय नहीं देते। तो मेरा हमेशा से अपने मरीजों से ये निवेदन रहता है कि थोड़ा संयम रखें। कोई भी बात, कोई भी दवा सहन ना हो तो बंद कर दीजिए, दूसरे दिन डॉक्टर के पास दोबारा जाइए। फ़ोन पे मत बात करिए, क्योंकि फ़ोन पे संवाद वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि कई बार आपके डॉक्टर भी व्यस्त रहते हैं, उनके काम में भी उनके जीवन में भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, वो भी पूरी करनी होती हैं। तो एक फिक्स समय में आप अपने डॉक्टर से मिलें और उससे फ़ायदा होगा। अब बहुत लोग बोलेंगे कि साहब एक इंजेक्शन भी आया है पर वो इंसुलिन नहीं है, इसने 10-12 साल से लग रहा है, रोज़ लगाना पड़ता है, और एक हफ्ते वाला भी आ गया, आप बोलते हैं कि हफ्ते में एक ही बार लगाओ, ये क्या है? तो दर्शकों, एक मैं कहूँगा कि ये जीएलपी एनालॉग अपने आप में एक बहुत ही चमत्कारी दवा है। अब तो हम बोल सकते हैं, क्योंकि 12-15 साल हो गए इस पर बड़े बड़े शोध आए हैं। तो ये भी दवा SGLT2 इनहिबिटर्स की तरह केवल शुगर कंट्रोल नहीं करती, वजन कम करती है, इसके साथ साथ हृदय रोग कम करती है, हृदय रोग से होने वाली मौतें कम करती है, किडनी की बीमारी को भी आगे बढ़ने से रोकती है, और भविष्य में हृदय रोग ना हो इसका भी जतन करती है। तो कितनी चमत्कारी दवा हुई ना ये। तो हम लोग कई बार क्या होता है कि अमेरिका में ये दवा बड़े डोज में वजन कम करने के लिए भी उपलब्ध है, अभी हिंदुस्तान में ये दवा वजन कम करने के लिए आई नहीं है, तो हम शुगर वाली ही दवा का उपयोग करते हैं। तो इस दवा के बड़े चमत्कारी रिजल्ट्स हैं, और सबसे बड़ी बात कि इस दवा की अब गोलियां आ गई हैं जो कि अमेरिका में उपलब्ध है। जल्दी ही मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1 साल में भारतवर्ष में भी उपलब्ध हो जाएगी। तो ये एक चमत्कारी दवा है, इसके शोध बिल्कुल स्पष्ट हैं। तो आज अगर आप इसका लाभ लेना चाहें तो अपने डॉक्टर से आप इंजेक्शन को स्वीकार करें। रोज वाला इंजेक्शन लगाएंगे तो वजन ज़्यादा कम होगा, हफ्ते वाला लगाएंगे तो हफ्ते वाला शुगर के लिए बहुत अच्छा है, वजन भी वो कम करता है, पर 2-3-4 किलो से ज़्यादा नहीं करता। तो ये आपके पास उपाय है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत से मरीज 300-400 शुगर चल रही है और इंसुलिन की मात्रा देखो तो 100 यूनिट, बहुत सारी दवाइयाँ भी चल रही हैं। तो ऐसे मरीजों में भी बहुत लाभकारी है जब हम इस तरह की दवा लिखते हैं। मेरे ऐसे बहुत मरीज हैं जो कि ये दवा सालों से ले रहे हैं, और शुरू में इसके बारे में बहुत दबाव बनाया गया कि इससे पैंक्रेटाइटिस हो सकता है, इससे थायराइड कैंसर हो सकता है, इससे बहुत सारी अन्य बीमारियां हो सकती है। पर जैसे क्या है कि हमारे एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन में कि छन्नियाँ, जो चाय की छन्नी होती है ना, चाय की छन्नी से जैसे अपन चाय डालते हैं तो पत्ती ऊपर रह जाती है, तो हमारी जो चाय की छन्नी है इसके छेद महीन होते जा रहे हैं, बड़े महीन होते जा रहे हैं। जैसे जैसे प्रगति होती जा रही है, यहाँ से चाय चाय पूरी तरह से छन जाती है, तो सारा ज्ञान आपको समेट कर दिया जाता है। तो इस दवा के बारे में अब चलिए बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी दवा 12-15 साल अगर मार्केट में आ गई तो हम मान के चलें कि उसमें इतने शोध हो चुके होते हैं कि उसे लेने में और स्वीकारने में हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। अब बात आती है कि इतनी दवाओं के तो बारे में आपने बता दिया, अब आप ये बताएं कि इंसुलिन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि इंसुलिन के भी बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इंसुलिन सबसे पावरफुल दवा है, सबसे अच्छी दवा है। अगर मैं ये कहूँगा कि इंसुलिन एक चमत्कार है तो इससे कम नहीं है। लगभग 100 साल हो गए, अब ये 100वां साल मना रहे हैं, 100th बर्थडे मना रहे हैं हम इंसुलिन का इस साल। नाना प्रकार के हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। तो इंसुलिन जो है, जब 1920 में पहली बार जब इंसुलिन नहीं बना था तो टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज 3-4 साल में उनका देहावसान हो जाता था, मृत्यु हो जाती थी। पर जब जिस बच्चे को पहली बार इंसुलिन लगा वो बच्चा लगभग 90 साल की आयु तक जीवित रहा। तो देखिए 3 साल और 90 साल के बीच के जो 87 साल हैं, उस बच्चे के जीवन में ये खुशियाँ इंसुलिन लेकर आया। तो इंसुलिन अपने आप में एक चमत्कारी दवा है जिससे घबराना नहीं चाहिए।
हाँ, इंसुलिन लगाते समय शुगर लो होने की संभावना रहती है, क्योंकि उस इंसुलिन की प्रवृत्ति ही है शुगर लो करना, उसका एक ही ध्येय है शुगर लो करना। पर समय के हिसाब से नाना प्रकार के नए इंसुलिन आने लगे। कुछ इंसुलिन आपने देखा होगा महंगे आते हैं। वो इंसुलिन क्यों महंगे हैं? वो इसलिए महंगे हैं क्योंकि उनसे शक्कर कम होती है, पर हाइपोग्लाइसीमिया में शक्कर का बहुत कम हो जाने वाली इस परिस्थिति नहीं बनती, या कम बनती है। नहीं वाली स्थिति तो नहीं आ सकती, पर कम होने की स्थिति आ सकती है। तो ये इस प्रकार के इंसुलिन है, कुछ जल्दी जल्दी असर दिखाते हैं जिनको हम फास्ट एक्टिंग इंसुलिन बोलते हैं। कुछ इंसुलिन जो है लंबे समय तक असर धीरे धीरे दिखाती हैं, जैसे इसको हम बेजल इंसुलिन बोलते हैं। तो प्रकृति में भी, शरीर में भी हमारे ऐसा ही होता है। और साइंस का चमत्कार देखिए, जैसा शरीर में होता है वैसे ही विधि के इंसुलिन बनाए गए हैं और उसी हिसाब से इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। तो इंसुलिन लगाने पे जब शुगर कंट्रोल होने लगता है, तब धीरे धीरे अगर टाइप 2 डायबिटीज़ का मरीज है तो वहाँ पे हम दवाइयाँ भी प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? दवाओं के प्रयोग से ये होता है कि इंसुलिन की मात्रा कम लगानी पड़ती है, तो जो इंसुलिन के दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे वजन बढ़ना, ये सारी चीज़ें कम होने लगती हैं। मात्रा कम रहेगी तो शुगर लो होने की संभावना भी कम रहेगी। तो क्या है कि डायबिटीज़ में, टाइप 2 डायबिटीज़ में, टाइप 1 डायबिटीज़ में तो इंसुलिन ही इलाज है, वहाँ आप कुछ और दे नहीं सकते। टाइप 2 डायबिटीज़ में, जो कि 100 में से 95 लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ ही है, तो टाइप 2 डायबिटीज़ में मिली जुली सरकार रहती है और उनका बहुमत बना रहता है। बहुमत का मतलब है खाली पेट 100, भरे पेट 180 के अंदर, और 3 महीने का एवरेज 7%। तो ये जो मिली जुली सरकार है, कई बार क्या होता है कि लोगों को संशय आ जाता है कि इतनी सारी दवा खा रहे हैं और कहीं नुकसान ना हो जाए। पर ये दवा हम ज़बरदस्ती नहीं लिखते आपको। ये तो दवा, क्योंकि ये सब दवा कारगर दवा होती है, थोड़ा भी ज़्यादा लिखेंगे तो शुगर लो होने लग जाएगा, जो आपको जानलेवा स्थिति की तरफ ले जा सकता है। इसलिए जो भी डोज आपका बनता है वो आपके डॉक्टर की योग्यता के अनुरूप फटाफट उनको मालूम रहता है, उनका एक्सपीरियंस रहता है, उनका अनुभव रहता है, और वो दवा लिखते हैं और आपको लाभ हो जाता है। और हर बार आपसे पूछते हैं शुगर लो तो नहीं हुआ, और शुगर लो होता है तो आपको ये सीधे सीधे निर्देश देते हैं कि मीठा खाना है और मेरे पास जल्दी आना है। तो दर्शकों, हमने बहुत ही विस्तार से सारी दवाओं के बारे में बात कर लिया। तो दवाओं के लिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप अपने डॉक्टर का चुनाव सही करें। जिस डॉक्टर पे आपका विश्वास है उनको अपने आप को सौंपें। सौंपने के बाद आपको उनकी बातें पूरी माननी चाहिए, क्योंकि आप ही ने निर्णय लिया है कि हमें इनसे इलाज कराना है। फिर आप उनको मौका दीजिए। कभी शुगर लो होती है, शक्कर कम होना एक प्रमुख साइड इफ़ेक्ट हमेशा डायबिटीज़ की दवा का रहेगा, क्योंकि उनका काम करने का तरीका ही शुगर लो करना है। अगर वो शुगर लो ना करें तो फिर कौन खाएगा उनको? तो शुगर लो अगर ज़्यादा लो हो जाए तब अपने डॉक्टर के पास जल्दी जाइए और नए सिरे से इलाज लिखवाइए। तो ऐसा हमेशा नहीं करना पड़ता। काबिल डॉक्टर के पास हो सकता है आपको एक बार, कुछ मरीजों को 2 बार जाना पड़े, 3 बार जाना पड़े, पर खुशियाँ राह देख रही हैं, उनको आने दीजिए। तो नाना प्रकार की बातें, नाना प्रकार की भ्रामक बातें, नाना प्रकार के भरमाने वाले लोग, जादूगर टाइप के व्यक्तित्व, इनसे दूर रहिए, क्योंकि मधुमेह का इलाज एक साइंटिफिक इलाज है और इसमें किसी भी प्रकार के चमत्कार की कभी भी अपेक्षा मत करिए। जो साइंस होता है, जो आपकी समस्या होती है, उसके अनुरूप आपको दवा लिखी जाती है और सही परिणाम मिलते हैं। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।